ये कहता है कि अगर कभी ये रिजल्टेंट याद रहे, रिजल्टेंट अगर 0 हो जाए, कितने वेक्टर्स का, 3 वेक्टर्स का, ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो जो मैग्नीट्यूड होता है प्रत्येक वेक्टर का वो प्रोपोर्शनल होता है साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम या टू बोल दो, जो भी बुक की लैंग्वेज होगी, समझ में आ रहा है। यानी कि ये ए क्या है बाबू, ए है मैग्नीट्यूड, ठीक है, ए क्या है, मैग्नीट्यूड। इसलिए अगर मान लो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो इन सब का मैग्नीट्यूड यानी कि बी का मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल होगा बीटा के, ए का मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल होगा अल्फा के, और सी का मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल होगा गामा के। अब गामा है क्या, गामा जब हम सी ले रहे हैं तो गामा ले रहे हैं, और गामा जो एंगल है वो आपके ए और बी के बीच का एंगल है, ठीक है, थ्योरम समझ में आ गया। तेज बोलो, ठीक है। अब देखो इसने क्वेश्चन क्या दिया है, इसने बोला है गिवन दैट ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि डायरेक्टली हम लैमिस थ्योरम लगा सकते हैं। आउट ऑफ 3 वेक्टर्स 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर इज दिस। मतलब अगर मान लो सपोज करो कि मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, और सी वाले वेक्टर को मैंने क्या बता दिया, आपका √2 टाइम्स ऑफ द आइदर ऑफ द टू हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। मतलब अगर दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने मान लो ए मान लिया था तो √2 टाइम्स ऑफ किसी एक का मैग्नीट्यूड, समझ में आ गया। और ये दोनों चीज बेटा मेरी गिवन है, क्या है, गिवन है। अब देखो क्या बोल रहा है कि फाइंड द एंगल्स बिटवीन देम, क्या बोला है, एंगल बिटवीन देम। अच्छा अब तुम एक बात बताओ कि अगर मैं इन तीनों को, क्या बोला है, अगर मैं इन तीनों को ट्रायंगल में डालूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगी कि नहीं, बताओ, होगा 180 डिग्री। यस मैम। ओके, अब उसने बोला है दो इक्वल हैं, यानी कि एंगल इक्वल है, एंगल इक्वल है, तो एंगल भी जब इक्वल होंगे तो मान लो मैंने अल्फा इज इक्वल टू बीटा बोला और बोल दिया कि चलो दोनों अल्फा है तो दोनों को अल्फा ही ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, अल्फा ले लेते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स कि मेरा गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा होगा कि नहीं, बताओ, होगा। अब मेरे पास रेशियो क्या होता है बेटा जी, मेरे पास रेशियो होता है कि ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। अब मेरे पास ये करो या ये करो बात तो सेम है, तो मैं इसको स्केप करके मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ ना, ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा, कर सकती हूँ ना, ठीक है। अब गामा इसने बोल दिया कि 180 माइनस 2 अल्फा, तो मैं ये लिखती हूँ भैया कि ए अपॉन साइन अल्फा, और ये हो जाएगा सी की वैल्यू √2 ए, तो भैया लिख दिया मैंने, ठीक है। और नीचे क्या लिखेंगे, साइन ऑफ गामा की जगह 180 माइनस 2 अल्फा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, बताओ। हम दोबारा बता दो वाला स्टेप, ये वाला स्टेप देखो, हमारे पास ये तो थ्योरम है, ये तो हमारे थ्योरम ही है, ठीक है। और इसने बोला ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, क्योंकि अल्फा और बीटा इक्वल है, तो मैंने इस वाले को हटा दिया, मेरे पास बचा ये और ये, ठीक है, ओके। अब देखो इसने एक रिलेशन बता रखा है कि 2√2 टाइम्स ऑफ ए, किसकी मैग्नीट्यूड, सी की मैग्नीट्यूड, तो मैंने सी की जगह इसको पुट कर दिया। यस मैम। और गामा अभी हमने बताया कि ये 180 माइनस 2 अल्फा है, तो मैंने वो लिख दिया, अब ठीक है। यस मैम। अच्छा अब देखो ये ए का मैग्नीट्यूड कट गया ना, तो इधर क्या बचा, 1 अपॉन साइन अल्फा, और इधर बचा √2, ठीक है। अब 180 माइनस 2 अल्फा, 180 माइनस 2 अल्फा, तो ये क्या होता है, साइन 2 अल्फा हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ बाबू पाई माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा टिग्नोमेट्री है, और साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस π/2 कॉस थीटा, ठीक है। ये तो टिग्नोमेट्री है 10th की, तो हम इसको क्या करेंगे, √2 अपॉन साइन 2 अल्फा, क्लियर है। अच्छा अब जब साइन 2 अल्फा खुलता है, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू टिग्नोमेट्री का यूज करेंगे तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा होता है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, √2 साइन अल्फा कॉस अल्फा और 2, तो ये कट के नीचे √2 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। इसका साइन अल्फा कट गया, तो बचा क्या मेरे पास, 1/2, अरे √2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो ये उधर जाएगा, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/√2, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√2, तो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गया, समझ गए, बताओ यस और नो, हम समझ गए ना। अब आप बोलो बाबू, फिर से एक बार बोल रहे हो गया। क्या निकाला इसमें हम लोग, इसमें हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाला, ठीक है।
कि एक बार एक्स डायरेक्शन में एक बार वाई डायरेक्शन में एक ए एक्स लिखते हैं, इसको ए वाई लिखते हैं, यूनिट वेक्टर आई और जे हो गया, टोटल वेक्टर कैसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे इसका स्क्वायर लिखेंगे अंडर रूट, और tan थीटा क्या है दोनों के बीच का एंगल, ए वाई क्या होता है वर्टिकल कंपोनेंट, ए एक्स होता है हॉरिजॉन्टल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा जी, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से एंगल बना के एक फोर्स है, ठीक है, तो ये कितना एंगल है 30 डिग्री का। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। अब देखो ये तुम्हारा फोर्स की डायरेक्शन है बेटा जी, क्या है इसका वैल्यू, इसकी मैग्नीट्यूड बताओ क्या है मेरे को, 10 न्यूटन। मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन, लेकिन एंगल क्या है 30 डिग्री के, तो ये एक्सिस क्या हो जाएगी इसकी cos थीटा, ए एक्स cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये क्या हो जाएगी वर्टिकल कंपोनेंट, और क्या हो जाएगी ए वाई साइन थीटा। होगा कि नहीं, होगा ना बाबू। यस मैम। तो अब मैं एंगल तो क्या है 30 डिग्री, तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे लिखेंगे बताओ, बिना देखे बताना। जैसे कि ये ए एक्स है तो 10 हो जाएगा, cos थीटा है तो cos 30 डिग्री हो जाएगी, तो cos 30 क्या होती है √3/2, 10 इंटू √3/2, ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा 10 sin 30। 10 साइन, वेरी गुड। तो 10 साइन 30 यानी कि 10 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। एक 5 है और एक ये 5√3 है, 5√3 है। समझ में आ गया ना। यस मैम। तो इसका मतलब क्या किया, आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फोर्स पता चल गया, वर्टिकल कंपोनेंट का फोर्स पता चल गया। क्लियर है बाबू। यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या है कि द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए इज दिस रेस्पेक्टिवली, द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स ए प्लस बी आर 10 एंड 9 रेस्पेक्टिवली। जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट है ना उसका रिजल्टेंट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी देगा, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी देगा, क्या देगा रिजल्ट। क्लियर है पहली चीज। दूसरी चीज हम इसको अगर लिखना चाहेंगे तो ये हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट, इसलिए वेक्टर जैसे इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते कैसे, मतलब सॉल्व कैसे करेंगे, आई जे के लिखेंगे और ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, और फिर डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं ना वैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। को मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, फिर ये क्या होता है, जैसे उसमें cos थीटा होता है तो इसमें क्या हो जाता है sin थीटा हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया ना पारुल, इज दिस क्लियर। अब ये इसने उसमें बहुत लंबा चौड़ा कहानी लिखा है, अपने को कहानी नहीं देखना, अपने को तो देखना है कि दो प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे जिसका जो काम है वो चीज़ मुझे वैसी ज़रूरत पड़ेगी और हम उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर मेरा प्रोडक्ट का काम है ये यूज़ करना तो हम ये वेक्टर यूज़ करेंगे, अगर मेरे प्रोडक्ट का काम है स्केलर यूज़ करना तो हम स्केलर यूज़ करेंगे। क्लियर है ना। यस मैम। आगे बढ़े, देखो आगे वाले स्लाइड में क्या है। आगे वाले स्लाइड में बेटा जी उसने क्या दिया है, उसने आगे वाले स्लाइड में अपना कुछ कुछ स्पेशल परफॉर्मेंस दिए हैं हम लोगों ने। जैसे कि मान लो इसको समझाते हैं आपको। जैसे कि देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। अच्छा एक बात बताओ, ये सारे के सारे उसने डॉट प्रोडक्ट के बताए। अब देखो ए डॉट बी क्या है, ए बी कॉस थीटा, यस मैम। ए बी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा 1 कब होता है, जब कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यानी कि ए और बी के बीच में कोई एंगल ही नहीं है, तो यानी कि ये जो डॉट प्रोडक्ट हुआ ये क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू हो गई, हो गई कि नहीं, हो गई ना। यस। अब देखो ए डॉट बी ये होता है मेरा, और कॉस थीटा 0 कब होता है बेटा, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। समझ में आ गया। अब जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, कॉस मेरा 0 हो गया, इसका मतलब ये क्वांटिटी मेरी क्या हो गई, मिनिमम हो गई, हो गई कि नहीं। यस। 0 से 1 के बीच ही तो कोई चीज़ लाई करेगी ना। यस मैम। तो जब वो ऐसे हो गया, अब एक चीज़ और देखना, किसी किसी बुक में एक चीज़ बोला जाता है कि दो वेक्टर, मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो वो क्या देंगे, मैक्सिमम वैल्यू देंगे। मैक्सिमम वैल्यू देगा, क्या देगा वैल्यू, उसका डॉट प्रोडक्ट, क्या देगा डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है, ओके। यस मैम। और अगर मान लो ए जो है वो परपेंडिकुलर है बी के, ठीक है, तो वो क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ नहीं, मिनिमम वैल्यू देगा डॉट प्रोडक्ट। कॉस 90 होता है ना बेटा जी 0। समझ में आ गया चीज, यस कैसे हम लोग निकाले हैं इस चीज को। क्लियर है। मैम। अब देखो एक चीज और है, अगर थीटा तुम्हारा एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल यानी कि लेस देन 90, और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है,
More than 90. हाँ, मोर देन 90, हम्म, ठीक है। तो एक्यूट एंगल में आपका ये पॉजिटिव होता है, क्या, कॉस थीटा, ठीक है। और ऑब्ट्यूज एंगल में ये आपका नेगेटिव होता है, क्या, कॉस थीटा, ठीक है। समझ में आ गया? Yes, ma'am. कर लोगे ना? Yes, तो डॉट प्रोडक्ट पूरा क्लियर है? yes, आगे ma'am. बढ़ूँ? Yes, ma'am. अब देखो, यही बताया जो अभी तक मैंने आपको बताया ना कि कैसे इक्वल होता है, ये बस उसी कहानी, राम कहानी को बड़ा करके लिखा है। अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। करो इसे, करो इस क्वेश्चन को, लिख लो खाली 3i 2j 4k और ये, करो इस क्वेश्चन को। पहले इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना अलग अलग। क्यों मैग्नीट्यूड? डॉट प्रोडक्ट निकालना, हाँ मैग्नीट्यूड निकालो ना, ऐसे भी निकालो वैसे भी निकाल सकते हो, कैसे भी निकालो। देखो, अगर मैग्नीट्यूड वाला कार्यक्रम करोगे ना बाबू, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप मैग्नीट्यूड वाला कार्यक्रम करते हो ए डॉट बी का, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? आपको कॉस थीटा भी चाहिए बेटा जी, चाहिए कि नहीं बताओ? चाहिए ना? लेकिन यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है, तो मेरे पास एक और तरीका है, ये वाला भी तो तरीका है कि नहीं? है ना? करो ये वाले तरीके से। क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम। हाँ, करो ये वाले तरीके से। मैग्नीट्यूड निकाल लिया और उसके बाद क्या करूँ? अरे तो बाबू, मैंने तो आपको मैग्नीट्यूड निकालने को मना भी तो किया, क्योंकि मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो मेरे पास कॉस थीटा होना चाहिए ना। मेरे पास कॉस थीटा कहाँ दिया है क्वेश्चन में? नहीं दिया है, तो हम ये वाला तरीका अपनाएंगे ना। समझ में आ रहा? अगर मेरे पास ए एक्स क्या है, ए एक्स है आपका 3 और बी एक्स क्या है 2, ए वाई क्या है 2, बी वाई क्या है -3, ए जेड क्या है -4, बी जेड क्या है -6। अब इसका ए एक्स ए वाई ए एक्स बी एक्स निकालो 6, ए वाई निकालो -6, ए जेड ए बी जेड निकालो +24, ठीक है। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? 6 -6 +24। तो ये कट गया, मेरा बना डॉट प्रोडक्ट का आंसर 24 आया। समझ में आया? बताओ। देखो, अगर आप ये चीज़ निकालते तो आपको क्या दिक्कत आती? आपको एक दिक्कत आती ना बेटा जी, दिक्कत आती है आपको। समझ गए? अब देखो, अगर उसने ये सारी चीज़ें कवायद करती कि P+Q अगर ऐसा दिया है तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, कॉस थीटा हमें ज़रूरत पड़ेगा हमेशा, और बिना कॉस थीटा के तो हम कर भी नहीं सकते, और कॉस थीटा दिया नहीं है। समझ में आ गया? हाँ, आगे बढ़े। यस मैम। तो कुछ रूल्स बताए हैं इसने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं कि क्या क्या बताए हैं कि अगर मान लो मेरे पास कॉस थीटा कैसे लिखता है, ये कुछ नहीं दिया है ज़रा देखिए, कि ये कहा है कि अगर मुझे कभी बोले कि एंगल बिटवीन देम निकालो, ठीक है, एंगल बिटवीन देम, ये बोलता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, तो यानी कि हम कॉस थीटा निकालेंगे दोनों के बीच का, कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा कैसे निकालेंगे? हम तो एक ही चीज़ जानते हैं कि ए डॉट बी इजिकल टू ए वेक्टर बी वेक्टर और कॉस थीटा। तो बस ये काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं कि ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो हमारा कॉस थीटा निकल जाएगा, ठीक है, ओके। और भी सॉल्यूशन करना है तो और सॉल्यूशन कर लो। ए डॉट बी निकाल लिया, ए वेक्टर क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का अंडर रूट, फिर इंटू करो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर? समझ में आ गया बेटू? हाँ, क्लियर है ना? यस मैम। हाँ। अब दूसरा बोला है कि अगर a प्लस बी इक्वल टू हो जाए a माइनस बी के, तो a और b के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्लियर है? ये प्रूफ किया है उसने, अपने को प्रूफ एग्जाम में आता नहीं है, पर अगर आपको प्रैक्टिस करने का मन करे तो कर लेना, कोई दिक्कत ना। तो आपका वेक्टर प्रोडक्ट है ना, उसका रिजल्टेंट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी देगा, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी देगा। क्या देगा? रिजल्ट। क्लियर है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम इसको अगर लिखना चाहेंगे तो ये हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। इसलिए वेक्टर, जैसे इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते कैसे, मतलब सॉल्व कैसे करेंगे? आई जे के लिखेंगे और ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, और फिर डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं ना वैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। को मल्टीप्लाई कर देंगे हाँ, फिर ये क्या होता है, जैसे उसमें कॉस थीटा होता है तो इसमें क्या हो जाता है? साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया ना पारुल?
इज दिस क्लियर? अब ये इसने उसमें बहुत लंबा चौड़ा कहानी लिखा है, अपने को कहानी नहीं देखना, अपने को तो देखना है कि दो प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे जिसका जो काम है वो चीज़ मुझे वैसी ज़रूरत पड़ेगी और हम उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर मेरा प्रोडक्ट का काम है ये यूज़ करना तो हम ये वेक्टर यूज़ करेंगे, अगर मेरे प्रोडक्ट का काम है स्केलर यूज़ करना तो हम स्केलर यूज़ करेंगे। क्लियर है ना? यस मैम। आगे बढ़ें। देखो आगे वाली स्लाइड में क्या है। आगे वाले स्लाइड में बेटा जी उसने क्या दिया है, उसने आगे वाले स्लाइड में अपना कुछ कुछ स्पेशल परफॉर्मेंस दिए हैं हम लोगों ने। जैसे कि मान लो इसको समझाते हैं आपको। जैसे कि देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। अच्छा एक बात बताओ, ये सारे के सारे उसने डॉट प्रोडक्ट के बताए। अब देखो ए डॉट बी क्या है, ए बी कॉस थीटा, यस मैम। ए बी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा वन कब होता है, जब कॉस थीटा इज इक्वल टू वन व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो। जीरो। तो यानी कि ए और बी के बीच में कोई एंगल ही नहीं है, तो यानी कि ये जो डॉट प्रोडक्ट हुआ ये क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू हो गई, हो गई कि नहीं, हो गई ना। यस। अब देखो ए डॉट बी ये होता है मेरा, और कॉस थीटा जीरो कब होता है बेटा, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। समझ में आ गया। अब जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, कॉस मेरा जीरो हो गया, इसका मतलब ये क्वांटिटी मेरी क्या हो गई, मिनिमम हो गई, हो गई कि नहीं। यस। जीरो से वन के बीच ही तो कोई चीज लाई करेगी ना। यस मैम। तो जब वो ऐसे हो गया, अब एक चीज और देखना, किसी किसी बुक में एक चीज बोला जाता है कि दो वेक्टर, मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो वो क्या देंगे, मैक्सिमम वैल्यू देंगे। मैक्सिमम वैल्यू देगा, क्या देगा वैल्यू, उसका डॉट प्रोडक्ट, क्या देगा, डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है, ओके। यस मैम। और अगर मान लो ए जो है वो परपेंडिकुलर है बी के, ठीक है, तो वो क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ नहीं, मिनिमम वैल्यू देगा डॉट प्रोडक्ट। कॉस 90 होता है ना बेटा जी, जीरो। समझ में आ गया चीज, यस कैसे हम लोग निकाले हैं इस चीज को, क्लियर है। मैम। अब देखो एक चीज और है, अगर थीटा तुम्हारा एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल यानी कि लेस देन 90, और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, मोर देन 90। हाँ मोर देन 90, ठीक है। तो एक्यूट एंगल में आपका ये पॉजिटिव होता है, क्या, कॉस थीटा, ठीक है, और ऑब्ट्यूज एंगल में ये आपका नेगेटिव होता है, क्या, कॉस थीटा, ठीक है। समझ में आ गया, यस मैम। कर लोगे ना। तो डॉट प्रोडक्ट पूरा क्लियर है, यस आगे मैम। बढ़ूं। यस मैम। अब देखो यही बताया जो अभी तक मैंने आपको बताया ना कि कैसे इक्वल होता है, ये बस उसी कहानी, राम कहानी को बड़ा करके लिखा है। अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। करो इसे, करो इस क्वेश्चन को, लिख लो खाली 3i 2j 4k, और ये करो इस क्वेश्चन को। पहले इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना अलग अलग। क्यों मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट निकालना, हाँ मैग्नीट्यूड निकालो ना, ऐसे भी निकालो वैसे भी निकाल सकते हो, कैसे भी निकालो। देखो अगर मैग्नीट्यूड वाला कार्यक्रम करोगे ना बाबू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप मैग्नीट्यूड वाला कार्यक्रम करते हो ए डॉट बी का, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, आपको कॉस थीटा भी चाहिए बेटा जी, चाहिए कि नहीं बताओ, चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है, तो मेरे पास एक और तरीका है, ये वाला भी तो तरीका है कि नहीं, है ना। करो ये वाले तरीके से, क्लियर है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। यस मैम। हाँ करो ये वाले तरीके से, प्लस माइनस अच्छे से देखना। अब पहले दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब उसके बाद क्या करूँ। अरे तो बाबू मैंने तो आपको मैग्नीट्यूड निकालने को मना भी तो किया, क्योंकि मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो मेरे पास कॉस थीटा होना चाहिए ना, मेरे पास कॉस थीटा कहाँ दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया है, तो हम ये वाला तरीका अपनाएंगे ना। समझ में आ रहा है अरुण, हम ये वाला तरीका अपनाएंगे बेटा। मतलब अगर मेरे पास ए एक्स क्या है, ए एक्स है आपका 3, और बी एक्स क्या है 2, ए वाई क्या है 2, बी वाई क्या है -3, ए जेड क्या है -4, बी जेड क्या है -6। अब इसका ए एक्स बी एक्स निकालो 6, ए वाई निकालो -6, ए जेड बी जेड निकालो +24, ठीक है। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, 6 -6 +24, ये तो ये कट गया, मेरा बना डॉट प्रोडक्ट का आंसर 24 आया। समझ में आया,
बताओ। देखो अगर आप ये चीज़ निकालते तो आपको क्या दिक्कत आती? आपको एक दिक्कत आती ना बेटा जी। दिक्कत आती है आपको, समझ गए? अब देखो अगर उसने ये सारी चीज़ें कवायद करती कि p प्लस क्यू अगर ऐसा दिया है तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, कॉस थीटा हमें ज़रूरत पड़ेगा हमेशा, और बिना कॉस थीटा के तो हम कर भी नहीं सकते, और कॉस थीटा दिया नहीं है। समझ में आ गया? हाँ आगे बढ़े। तो कुछ रूल्स बताए हैं इसने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं कि क्या क्या बताए हैं कि अगर मान लो मेरे पास कॉस थीटा कैसे लिखा, अरे ये कुछ नहीं दिया है ज़रा देखिए, कि ये कहा है कि अगर मुझे कभी बोले कि एंगल बिटवीन देम निकालो, ठीक है, एंगल बिटवीन देम, ये बोलता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, तो यानी कि हम कॉस थीटा निकालेंगे दोनों के बीच का, कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा कैसे निकालेंगे? हम तो एक ही चीज़ जानते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर और कॉस थीटा। तो बस ये काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं कि ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो हमारा कॉस थीटा निकल जाएगा, ठीक है, ओके। और भी सॉल्यूशन करना है तो और सॉल्यूशन कर लो। ए डॉट बी निकाल दिया, ए वेक्टर क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का अंडर रूट, फिर इंटू करो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर? समझ में आ गया बेटू? हाँ क्लियर है ना? यस मैम। हाँ। अब दूसरा बोला है कि अगर a प्लस बी इक्वल टू हो जाए a माइनस बी के, तो a और b के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्लियर है? ये प्रूव किया है उसने, अपने को प्रूफ एग्जाम में आता नहीं है, पर अगर आपको प्रैक्टिस करने का मन करे तो कर लेना, कोई दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पर एक तीसरा रिजल्ट बोल रहा है कि अगर एक तो चीज़ है मैग्नीट्यूड का कि a प्लस बी का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल टू बोल दिया जाए a माइनस बी के, ये चीज़ समझ में आई? मैंने आपको बोला कि ए वेक्टर ऐसा है, ए प्लस बी वेक्टर मेरा ऐसा है, और अगर कभी ए एक्स ए वाई और बी वाई कोई हमारा गिवन वेक्टर है, तो अगर मुझे सम करना है तो मैं सम ऐसे करती हूँ, ठीक है, सम हम लोग ऐसे करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती 4 प्लस बी एक्स आई और 6 प्लस बी वाई जे इजिकल टू ये? क्लियर है? अब मैं इसको कंपेयर करूँगी, तो 4 को तो 6 से कंपेयर करूँगी, ये 4 प्लस बी एक्स इजिकल टू 10, तो क्या मैं इसमें से बी एक्स इजिकल टू 6 नहीं ला सकती? ला सकती हो ना? ये आई टाइम्स हो जाएगा, और जे के कंपोनेंट्स को कंपेयर करो 6 प्लस बी वाई इजिकल टू क्या होता है 9, ठीक है, तो बी वाई क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 इजिकल टू 3, तो मेरा बी वाई क्या हो जाएगा 3 जे। इसका मतलब बी के रिजल्टेंट क्या है 6 आई प्लस 3 जे। क्लियर है पारुल? तो लेंथ ऑफ बी कैसे हो जाएगी? लेंथ ऑफ बी क्या हो जाएगा बेटा? वही कंपोनेंट्स, यानी कि वो एक्चुअली मैग्नीट्यूड मांगा है। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि आप क्या बोलोगे 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 36 प्लस 9 क्या होगा बताइए? 45। 45 का अंडर रूट क्या होगा? 9 पंजे 45, यानी कि 3√5, ठीक है, क्लियर है? अब बोला है एंगल, यानी कि tan अल्फा बीटा का, तो ये क्या हो जाएगा बी वाई अपॉन बी एक्स, यही तो निकाल रहे थे, तो बी वाई क्या है तुम्हारा 6 नहीं 3 है 3/6, यानी कि 1/2, ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2। क्लियर है ना? समझ में आया ये क्वेश्चन? तो हमने इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट निकाल लिए, क्या क्या निकाल लिया, वो बी निकाल लिया, फिर हमने उसका लेंथ निकाल लिया, फिर हमने उसका एंगल निकाल लिया। क्लियर है ना बाबू? इज इट ओके? यस मैम। आगे बढ़ूँ? ओके चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्या है रेगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। अब तक हम लोग कितने डायमेंशन में निकाल रहे थे? 2 डायमेंशन में निकाल रहे थे। अब अगर हम लोग 3 डायमेंशन निकालें तो वही हो जाएगा, पहली चीज़ तो ये आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी बेटा जी? पहली चीज़ तो वही, अब वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है, ये लिखेंगे। लेकिन वेक्टर का जो ये होगा ये कैसा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का अंडर रूट, ये दोनों तो अपने को पता है, ठीक है, पता है ना बेटा जी? अब देखो एक होता है डायरेक्शन कोसाइंस, क्या बोलते हैं उसको? डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस।
देखो ये प्रूफ करना आप लोग को आएगा नहीं, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो क्योंकि प्रूफ करना आएंगे, ये एक्चुअली डायरेक्शन अल्फा लेते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके सॉलिड एंगल का अल्फा लेते हैं। सो दैट इज नॉट आवर केस। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, हम लोग को डायरेक्शन क्वेश्चन होता क्या है ये लेना है। एक्चुअल में आर अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट है तो 3 डायमेंशन के ओरिजिन से उसको हम लोग वेक्टर पोजीशन क्या लेते हैं, आर लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, आर। हमेशा याद रखना, हम लोग कोई भी अभी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे वेक्टर पोजीशन से उसको आर लेते हैं। अब आर ले लिया तो आर लेने के बाद एक तो उसका एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस पर कोई प्रोजेक्शन होगा, वाई एक्सिस पर कोई पोजीशन होगा और जेड एक्सिस पर कोई पोजीशन होगा। मान लो मैं इसको रफली एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। मान लो ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है और ये मेरा जेड है, ठीक है। अब इसको अज्यूम करो कि वो आर पर है, मतलब कोई बीच की पॉइंट होगी जिसमें वेक्टर के पास एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है और जेड कोऑर्डिनेट है, यानी कि ए एक्स, ए वाई और ए जेड है। क्लियर, समझ में आ रहा है। ये 3 डायमेंशन में है और 3 डायमेंशन में इसकी एक पोजीशन है और इस पॉइंट पर उसके पास ए एक्स, ए वाई और ए जेड है। क्लियर, ओके। अब क्या कहेगा, अब ये कहीं पर प्रोजेक्शन तो डालेगा ना अपना, एक्स एक्सिस पे मान लो ऐसा प्रोजेक्शन डाला, वाई एक्सिस पे एक प्रोजेक्शन डाला और जेड एक्सिस पर एक प्रोजेक्शन डाला, ठीक है। तो वो एंगल भी बनाएगा। तो एंगल जो कोसाइन के साथ अल्फा बनाएगा वो है एक्स बाई आर, जिसे कि हम लोग एल के साथ डिनोट करते हैं। कॉस बीटा के साथ जो बनाएगा वो मतलब वाई के वाले साथ जो बनाएगा वाई बाई आर इज इक्वल टू एम बोलते हैं। और तीसरा होता है कॉस गामा जो कि जेड के साथ बनाएगा, जो कि जेड बाई आर इज इक्वल टू एन। तो एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस, क्या बोलते हैं इन्हें, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद जब हम लोग ये तीनों का सम करते हैं और इक्वल लगाते हैं तो ध्यान रखना कि डायरेक्शन कोसाइंस हमेशा एक वेक्टर के 1 होते हैं। एक्चुअली ये रिजल्ट मुझे बताना था तुम्हें, ये जो लास्ट वाला रिजल्ट है ना कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, मतलब जो स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस, एक्चुअली स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाई बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये सब तो है, तो यानी कि एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि बेटा जी ये मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका क्या है, आर स्क्वायर। और ये तो आर स्क्वायर होता ही है क्योंकि हमने अभी देखा है आर की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। तो यानी कि ये तो खुद ही आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यानी कि इनका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, यूनिटी होती है। क्लियर है, क्लियर है ना। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, पढ़ो क्वेश्चन क्या है कि गिवन a इज इक्वल टू 5i प्लस 2j प्लस 4k, ठीक है। तो a का मैग्नीट्यूड निकालो और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ a निकालो। अब देखो क्या है, करोगे इसको अपने से, पहले आप निकाल के बताओ तो मुझे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ अपने से पहले। सारी चीज़ें ईजी हैं, मैग्नीट्यूड निकालो और फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालो, ईजी है बेटा, करो इसको, बहुत ईजी है। क्वेश्चन दिखा दूँ एक बार फिर से, 5 2 4 है, करो इसको। अब देखो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। अब देखो मैंने शायद पहली वाली क्लास में भी आपको बताया था कि 2 वेक्टर्स होते हैं, 2 किस्म के प्रोडक्ट होते हैं, या आप ये भी कह सकते हो बेटा जी कि जो वेक्टर्स और स्केलर्स 2 तरह की क्वांटिटीज होती हैं, लेकिन ये क्या है, वेक्टर्स का ही प्रोडक्ट है। तो ये 2 चीज़ अलग है बेटा, ठीक है, अलग है। यानी कि अगर मेरे पास 2 वेक्टर हैं ए और एक वेक्टर है बी, ठीक है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो ए को हम कैसे लिख सकते हैं बताइए, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के लिख सकते हैं ना। और बी को कैसे लिख सकते हैं बेटा जी, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के लिख सकते हैं ना। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2 किस्म के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट देगा तो जो रिजल्टेंट होगा ना 2 वेक्टर का, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं स्केलर प्रोडक्ट में, यानी कि हम डॉट प्रोडक्ट भी इसे कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब हम इस डॉट को हटाते हैं ना तो ये मेरा पता है क्या बन जाता है, ए फिर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ठीक है, क्या बन जाता है, ए बी और उसका मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। या फिर अगर ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स बी वाई प्लस बी ए वाई, अरे क्या लिख रहे हैं, सॉरी एक मिनट बाबू, इसको लिख सकते हैं हम, अच्छा अब ये चला जाएगा, इसको लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है, समझ में आ गया स्केलर प्रोडक्ट। यस मैम। हाँ, और दूसरा होता है बेटा जी हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि इसका जो रिजल्टेंट होगा ना वो स्केलर क्वांटिटी देगा, स्केलर क्वांटिटी रिजल्ट देगा, ठीक है। मतलब जो रिजल्टेंट होगा उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। लेकिन
देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, चलो दो वेक्टर का सम जो है वो खुद भी एक यूनिट वेक्टर ही है, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। सम जो है वो एक यूनिट वेक्टर ही आ रहा है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें उनके बीच का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है। समझ में आ रहा है बेटू? यस मैम। हाँ, कैसे निकाल पाओगे बताओ? देखो एक चीज़, इसके सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मैं इसको ढक रही हूँ बट मैं आपको यहाँ पे समझा भी देती हूँ, इतना काम कौन करे। देखो बोला है क्वेश्चन, मान लो कि मेरे पास एक यूनिट वेक्टर 1 है और एक यूनिट वेक्टर n2 है, आप कुछ भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, और रिजल्टेंट जो है वो nr जो है वो है n1 प्लस n2 का, ठीक है, क्लियर है, और दोनों का सम जो है वो बोला है कि ऑलरेडी एक यूनिट वेक्टर है, तो मुझे ये चीज़ फाइंड करके बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब क्लियर है? अब देखो एक चीज़ मैं तुमको और बताऊंगी, मेरे को अगर एन आर का स्क्वायर निकालना पड़े इसके रेस्पेक्ट में, तो मैं कैसे निकालूंगी बताओ? n1 का n1 प्लस n2 डॉट n1 सॉरी प्लस n2, ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा आपका n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर प्लस 2n1 n2 कॉस थीटा, होगा कि नहीं बताइए? होगा ना? यस मैम। हाँ, अब ये चीज़ हो गई। अब मान लो कि मुझे पता है, क्या पता है मुझे? मुझे पता है कि ये सब के सब कैसे वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा इजिकल टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा इजिकल टू एन आर का स्क्वायर, कर सकती हूँ? यस मैम। हाँ, अब माइनस वाले पे आ जाओ, माइनस वाले पे आ जाओ, माइनस वाला क्या बोल रहा है, कर सकते हैं ना? अब माइनस वाला करो, देखो कितना आ रहा है, चलो माइनस वाला कर दे रही हूँ। ये मान लो मेरा माइनस वाला इज इक्वल टू एन डी है, कुछ भी, तो एन डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, n1 माइनस n2 डॉट n1 माइनस n2, ठीक है, इज इक्वल टू n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर माइनस 2n1 n2 इंटू कॉस थीटा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, हो जाएगा, हो जाएगा ना? यस मैम। अब देखो एक चीज़ कि 2 माइनस 2 कॉस थीटा, अब देखो ये भी खुद में भी एक यूनिट वेक्टर है और ये भी खुद में एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वल टू 1 कर सकते हैं, इसको भी इक्वल टू 1 कर सकते हैं ना? तो इसका मतलब क्या है कि ये टोटल 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, हो सकता है कि नहीं बताइए? हो सकता है ना बाबू? यस मैम। हाँ, तो बस ये जैसे ही ऐसे हो गया तो हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे। अब क्या है, कॉस यहाँ पे माइनस में है, तो एक काम करो, कॉस को प्लस करो और 1 माइनस 1/2 करो, तो 1/2 आ जाएगा, बस सॉल्व हो गया, क्लियर? यस मैम। ये वाला आप एक बार क्लास खत्म होने के बाद फिर से खुद के अपने हाथ से निकालना, और ये वाला क्वेश्चन भी अपने हाथ से निकालना, ठीक है? सॉल्व है, पहले कोशिश करना खुद से करने की, नहीं हो पाए तो फिर से खुद से मैं देख के करना, ओके?